2022 का वो साल था। अक्टूबर नवंबर का महीना था कि दिल्ली के महरौरी इलाके से आई इस खबर ने देश को दहला दिया था। और ये खबर आफताब पूनेवाला और श्रद्धा वॉकर की थी। वही श्रद्धा वॉकर जो मुंबई से दिल्ली आई थी और कई महीनों तक फ्रिज में पड़ी रही। किस्तों पर चुन चुनकर आफताब पूनेवाला ने उन टुकड़ों को जंगलों में इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया था और वह वापस उसी घर में आता, रहता, खाता पीता, सोता और फिर टुकड़े फेंकने चला जाता। पुलिस को तमाम टुकड़े अभी भी नहीं मिले हैं और श्रद्धा वॉकर का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि जो बरामद हुए वो लाश के नाम पर चंद हड्डियां थीं। वो अभी भी एक केस प्रॉपर्टी है और दिल्ली में है। श्रद्धा वॉकर के पिता ने कई बार अपील की, लेकिन केस का खुलासा ना होने की वजह से अभी तक श्रद्धा वॉकर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। इस केस को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, ये केस भी बिल्कुल श्रद्धा वॉकर के केस से मिलता जुलता केस है। इस देश में नया चलन शुरू हो गया है। उसके बाद अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर ऐसे ही फ्रिजों में लाशें मिल रही थी और 2022 में जो मामला आया था वह अब 2024 में फिर से दोहराया गया है और इस केस ने भी पूरे देश को दहलाकर रख दिया है। आखिरकार कौन थी वो लड़की, क्यों उसे इतनी बेरहमी से मारा गया, उसका क्या कसूर था, वह कहाँ की रहने वाली थी। नमस्कार, मैं प्रिया हुड्डा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। महालक्ष्मी 29 साल की एक महिला जो कि नेपाल की रहने वाली थी। सन 2019 में महालक्ष्मी की शादी नेपाल के ही रहने वाले एक हेमंत दास नाम के लड़के से होती है और ये शादी दोनों के घर वालों की मर्जी से होती है और वह इस शादी से बहुत खुश होते हैं। लेकिन वह रोजगार और अच्छे भविष्य की तलाश में बेंगलुरु आते हैं। बेंगलुरु आने के बाद हेमंत दास एक मोबाइल शॉप पर काम करता है और वहीं महालक्ष्मी बेंगलुरु के नामचिन्ह नामी मॉल में ब्यूटी प्रोडक्ट के शॉप पर टीम लीडर के तौर पर काम करती है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खुश था। उन्हें एक बेटी भी होती है। लेकिन सन 2024 आते आते उन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और इस कड़वाहट की वजह होती है शक। और यह शक हेमंत दास को अपनी पत्नी महालक्ष्मी को लेकर होता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इन दोनों में लगातार झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही एक साल बीत जाता है और आखिरकार महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग हो जाती है और वह कुछ दिन अपने माँ और बहन के साथ रहती है। माँ और बहन भी बेंगलुरु में रहते हैं और कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद महालक्ष्मी भी अपना एक घर ले लेती है किराए पर और वह घर 3 मंजिला इस मकान का 1 रूम सेट बेंगलुरु के वेलिका वेल्क इलाके में है। अब वह अकेले रहने लग जाते हैं। पति के साथ जब शुरू में वह अलग हुई थी तो शुरू के 4 महीने में महालक्ष्मी की बेटी उसी के साथ रहती है, परंतु 4 महीने के बाद महालक्ष्मी अपनी बेटे को अपने पति हेमंत दास को सौंप देती है और अब वह बिल्कुल ही अकेले रहने लग जाती है। इस दौरान महालक्ष्मी का पति भी बेंगलुरु के किसी अलग इलाके में रहने लग जाता है, किंतु महालक्ष्मी अपने बेटे से मिलने के लिए 15 दिन या महीने में हेमंत दास के घर आया जाया करती थी और ये सिलसिला आखिरकार ऐसे ही चल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक होता ये है कि 2 सितंबर सन 2024 को महालक्ष्मी ने आखिरी बार किसी से फ़ोन पर बात की थी और उसके बाद उसका फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ। उसके घर वाले सभी लगातार फ़ोन कर रहे थे, यानी उसकी माँ, उसकी बहन और उसका भाई जो कि नेपाल में था, वह सभी उसे लगातार फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिलता है। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है कि जिस घर में महालक्ष्मी रहती है उस मकान वाले को वहाँ के आसपास के लोग शिकायत करते हैं और शिकायत ये थी कि महालक्ष्मी के घर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। तभी उस घर का मकान मालिक आता है और देखता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है
तो और जब महालक्ष्मी ने ये घर किराए पर लिया था तब एक रेंट एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में महालक्ष्मी ने अपनी माँ और अपनी बहन का नंबर दिया था। तब मकान मालिक महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन करता है और पूछता है कि महालक्ष्मी कहाँ है। तब महालक्ष्मी की माँ परेशान होकर कहती है कि हम खुद 15 दिन से लगातार महालक्ष्मी को फ़ोन कर रहे हैं, परंतु हमारी उससे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है और हमने उस मॉल में जाकर भी पता किया जहाँ वह काम करती है और वह वहाँ पर भी काम पर नहीं आ रही है। इतनी खबर सुनने के बाद उस घर का मकान मालिक कहता है कि महालक्ष्मी के घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और ये खबर सुनने के बाद महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो सीधा महालक्ष्मी के घर आ जाते हैं। महालक्ष्मी की बहन और उसकी माँ वहीं बेंगलुरु में उसके घर के नज़दीक में ही रहते थे। महालक्ष्मी ने अपने एक फ्लैट की चाबी अपनी माँ को दे रखी थी कि आपको जब ज़रूरत पड़े आप यहाँ पर आ सकती हैं और वह दोनों माँ और बहन आती हैं और उस चाबी को भी लेकर आती हैं और उस चाबी के दौरान घर का दरवाज़ा खोला जाता है और दरवाज़ा खुलते ही एक बदबूदार झोंका आता है और उसके बाद उस घर में जाते हैं, माँ और बहन अंदर जाती हैं, मकान मालिक अंदर जाता है और आस पड़ोस के पड़ोसी अंदर जाते हैं और जैसे ही वह अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है और वह घर की लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि पूरा घर खून से लथपथ होता है और कुछ इंसानी टुकड़े पड़े होते हैं जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वह सभी घर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद मकान मालिक पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और 10 मिनट बाद पुलिस मौके पर आ जाती है और पुलिस की एक टीम अंदर जाती है, किंतु बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि पुलिस वाले भी ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते अंदर और वह बाहर आ जाते हैं। फिर मास्क मंगाए जाते हैं और टीम डबल मास्क लगाकर अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वह देखते हैं कि पूरा घर में खून हो रखा है और कुछ टुकड़े पड़े हैं और तभी एक पुलिस वाले की नज़र जाती है कि एक खून की लकीर फ्रिज की तरफ जा रही है और थोड़ा-सा फ्रिज भी खुला हुआ था और फ्रिज से भी कुछ निकल रहा था और वह जाते हैं और फ्रिज खोलते हैं, लेकिन फ्रिज खोलते ही इतनी ज़ोरदार बदबू आती है कि वह सभी फिर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आ जाने के बाद एक तो पुलिस वालों को उल्टियाँ भी हो जाती हैं और वह फिर एक्स्ट्रा मास्क लगाकर दोबारा अंदर जाते हैं और जो फ्रिज खोला गया था उसका मंज़र कुछ इस तरह था कि ऊपर वाले खाने में 2 इंसानी टाँगें और बीच के खाने में बाकी शरीर के टुकड़े और नीचे वाले खाने में एक सिर रखा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस वालों की हिम्मत जवाब दे जाती है और फिर वह सभी बाहर आते हैं और अपने अफ़सरों को फ़ोन करते हैं और एक फ़ोरेंसिक टीम को भी फ़ोन किया जाता है और तब तक यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि जैसा केस दिल्ली में हुआ था सेम वैसा ही केस हमारे मोहल्ले में हुआ है। सभी मोहल्ले वालों की ज़ुबान पर आफ़ताब पूनेवाला और श्रद्धा वकर का ही नाम था। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पुलिस वाले उस भीड़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और इस दौरान एक फ़ोर्स टीम बुलाई जाती है और फ़ोर्स टीम के दौरान उस भीड़ पर काबू पाया जाता है, भीड़ को रोका जाता है। इतने में ही फ़ोरेंसिक टीम आ जाती है और फ़ोरेंसिक टीम जब तहकीकात के लिए अंदर जाती है, देखती है तो उनसे भी ये मंज़र नहीं देखा जाता है, वो बदबू बर्दाश्त नहीं होती है और वह बाहर आकर कहते हैं कि इसके लिए तो किसी एक्सपर्ट टीम को बुलाना पड़ेगा। तभी एक सरकारी अस्पताल से एक डॉक्टर का स्टाफ बुलाया जाता है और वह स्टाफ आता है और उन टुकड़ों को उठाता है और वह टुकड़े बताए जाते हैं 30 से 40 के करीब, किंतु जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि वह टुकड़े 30-40 नहीं बल्कि 59 टुकड़े थे। इसे देख के अंदाज़ा लग जाता है कि लाश किसकी है। महालक्ष्मी की बहन और माँ समझ जाती है कि फ्रिज से जो लाश निकली है वह लाश महालक्ष्मी की है। इसके बाद कमरे से जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, इकट्ठा करने के बाद वह कमरा सील कर दिया जाता है और जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो बेड के पास एक मोबाइल मिलता है और वह फ़ोन महालक्ष्मी की बहन को दिखाया जाता है और पता चलता है कि यह फ़ोन महालक्ष्मी का है
और पुलिस को जब यह फ़ोन मिलता है तो वह स्विच ऑफ होता है और फिर उस फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि यह फ़ोन 2 सितंबर को स्विच ऑफ हुआ था और इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को ही हुई थी। पुलिस की टीम इस घर में 21 सितंबर को पहुंचती है और जबकि फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था 2 सितंबर को और आखिरी कॉल 2 सितंबर को हुई थी, यानी महालक्ष्मी का कत्ल 19 दिन पहले यानी कि 2 सितंबर को हुआ था और उसके टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। बाहर का दरवाज़ा बाहर से बंद था, अंदर से बंद नहीं था। अब पुलिस ने सारी जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। अब सवाल यह था कि महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने मारा और क्यों मारा। इसके बाद महालक्ष्मी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद उन टुकड़ों को लाश के रूप में महालक्ष्मी के परिवार को सौंप दिया जाता है और बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी का अंतिम संस्कार होता है। और जब हेमंत दास को यह बात पता चलती है तो वह भी आता है और पुलिस का सबसे ज़्यादा शक हेमंत दास के ऊपर ही होता है और वह हेमंत दास से कहते हैं कि तुम बेंगलुरु छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और उससे बार बार पूछताछ की जाती है। और जिस मोहल्ले में यह सब हुआ था वह मोहल्ला बहुत ही नॉर्मल था, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। तभी पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि महालक्ष्मी ने यह घर 5 महीने पहले ही किराए पर लिया था, किंतु किसी भी पड़ोसी से महालक्ष्मी की ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी और उसकी वजह था उसकी रूटीन। वह सुबह 9:30 के करीब अपने घर से निकल जाती थी और रात को 10:30 बजे से पहले कभी भी घर पर नहीं आती थी, जिस दौरान किसी भी पड़ोसी से उसकी बातचीत नहीं होती थी। और वह भी 9:20 पर निकल जाती है। सभी आसपास के लोग भी काम पर चले जाते हैं। तो पड़ोसियों ने देखा कि कभी-कभी एक अनजान शख्स महालक्ष्मी को बाइक पर पिक करने के लिए आता है और महालक्ष्मी उसके साथ बैठकर जाती है। और पड़ोसी और बताते हैं कि एक अनजान शख्स और था जो उस घर में रहा भी था। तभी पुलिस की सुई उस अनजान शख्स की ओर घूम जाती है और उस अनजान शख्स के बारे में पता करने की कोशिश करती है। अब पुलिस फैमिली प्रॉब्लम के बारे में जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि है दोनों पति पत्नी अलग हो गए, पत्नी अलग रह रही है, पति और बेटी अलग रह रहे हैं और महालक्ष्मी की माँ और बहन भी अलग रह रहे हैं। जब ये सारी बातें पता चलती हैं कि दोनों में रिलेशन तो अच्छा था, जिनकी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 2023 में अचानक इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और यह कड़वाहट की वजह होती है शक और वह दोनों अलग हो जाते हैं। बच्ची कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहती है और उसके बाद पिता के साथ रहने लग जाती है और जब ये सारी बातें पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस को भी लगता है कि हेमंत दास बेकसूर है, बेदाग है। अब मामला इतना बड़ा था कि पुलिस कमिश्नर को सामने आना पड़ा मीडिया के और वह मीडिया से कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, किंतु इतना कह सकता हूँ कि जो कातिल है वह कर्नाटक का नहीं है, वह कोई आउटसाइडर है। अब आउटसाइडर उसका पति भी हो सकता है हेमंत दास, या फिर वो शख्स भी हो सकता है हेयर स्टाइलिस्ट जिसका महालक्ष्मी के साथ अफेयर रहा था, या कोई और भी हो सकता है। वह हेयर स्टाइलिस्ट जो शख्स था वह उत्तराखंड का रहने वाला था। अब इन सब की जानकारी जुटा रही थी पुलिस, लेकिन पुलिस को एक बात अभी भी बहुत अजीब लग रही है कि महालक्ष्मी जिस मॉल में काम करती थी एक टीम लीडर के तौर पर, उन्होंने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि महालक्ष्मी इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही है। उन्होंने शुरुआती में फ़ोन किया था और फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार कातिल कौन है? क्या वही अजनबी शख्स जो महालक्ष्मी को पिक करने आता था, या वो अजनबी शख्स जो महालक्ष्मी के घर में रुकता था? हेमंत दास का इसमें क्या रोल है? अब हेमंत दास अपनी
खुशहाल जिंदगी जी रहा है बेटी के साथ। बेंगलुरु में ही हेमंत दास का परिवार रहता है। अब हेमंत दास अपनी बेटी को लेकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। क्या उसने महालक्ष्मी को माफ कर दिया था? अब इन सारे सवालों के जवाब पुलिस अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने 3 अलग-अलग टीम बनाई हैं और ये तीनों टीमें अलग-अलग हर जगह पर बारीकी से काम कर रही हैं। और पुलिस को श्रद्धा वॉकर के केस की पूरी जानकारी है और पुलिस और भी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ये फ्रिज कब से यूज हो रहा है, कब लिया गया है, कत्ल से पहले या कत्ल के बाद। जिस तरह बॉडी के पार्ट किए गए थे, इससे यह जाहिर होता है कि किसी तेज धार हथियार का प्रयोग किया गया है। तो क्या इलाके के आसपास किसी तेज धार की दुकान थी? यदि है तो वह कहां पर है? और इस दौरान 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जितने भी तेज धार हथियार खरीदे गए थे, उन सभी के नाम की लिस्ट बनाने के लिए पुलिस की एक टीम लगी हुई थी। हत्या के मामले को सामने रखकर कई पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो दोस्तों, ये थी एक अधूरी कहानी और जैसे ही इस कातिल का पता लगता है, मैं वैसे ही आपको इस कहानी के दूसरे भाग में मिलती हूँ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलती हूँ फिर मैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। नमस्कार।